नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है एक बुक से, टाइटल्ड फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। अभी हम लोग फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मैक्सिमम फर्टिलाइजर के जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं या जो रॉ मटेरियल होता है वो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंडिया में फर्टिलाइजर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, रीजन बीइंग कि जो हम लोगों के नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो वर्ल्ड के सबसे बड़े फर्टाइल प्लेन है, और वहाँ पे जो पेरिनियल रिवर्स अपने साथ मिट्टी लेके आती हैं उसके अंदर उसको उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पे फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसी से ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था इंडिया में। ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो भी मिट्टी लेके आती हैं रिवर्स अपने साथ, वो उसका जो क्या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन पावर नहीं है उस मिट्टी के अंदर, उसमें फर्टिलाइजर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। मतलब उस मिट्टी में माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। ठीक है, जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, तो हम लोगों को फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसी में इंडिया को फर्टिलाइजर्स में सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए एक बुक लिखी है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। ठीक है, जो हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर हमारे यूथ मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हैं, और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, दो पोर्टफोलियो है इनके पास। डॉक्टर मनसुख मांडविया जब इन्होंने लिखी थी तभी ये केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, अभी नहीं है। तो आप इतना ध्यान रखना, बुक किसने लिखी है, डॉक्टर मनसुख मांडविया। बुक का नाम क्या है, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। और इस बुक को लॉन्च किया है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ने, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़। ठीक है, अभी डॉक्टर मनसुख मांडविया जब इन्होंने बुक लिखी तब ये केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे, और तब ये हेल्थ मिनिस्टर भी थे इंडिया के। अभी इनके पास दो पोर्टफोलियो हैं, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अभी हम लोगों का मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये दोनों पोर्टफोलियो हैं जेपी नड्डा के पास। जेपी नड्डा ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। मनसुख मांडविया के पास यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। और जो फर्टिलाइजर में बेसिकली चाहिए होता है एनपीके, क्या होता है एनपीके, और फॉस्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, इसकी रेशियो चाहिए होती है जनरली 4:2:1 में। ठीक है, कई बार ये रेशियो भी पूछ लेते हैं, हालांकि ये साइंस एंड टेक की क्लासेस में पढ़ाएंगे, मतलब जनरल साइंस एंड टेक जहां पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये 4:2:1 की रेशियो में डालने होते हैं। यूथ अफेयर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। डन। नेक्स्ट न्यूज है यूएपीए से रिलेटेड।
अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए का ईयर याद रखना है, कब लॉन्च हुआ था, फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। और इसको लॉन्च किया उस वक्त पे प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। अगर कोई पर्सन इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में कुछ कर रहा है तो उस पे ये यूएपीए लगाया जाता है। इफ समवन इज ट्राई टू ब्रेक द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया तो उस पे यूएपीए लगाया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो अभी ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन पे लगा है, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सिमी। तो हमें ये याद रखना है कि यूएपीए क्या है, फुल फॉर्म, कब लॉन्च हुआ, मतलब एक्ट कब बना, प्राइम मिनिस्टर कौन थी, और अभी यूएपीए रिसेंटली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे लगा है। इस ऑर्गेनाइजेशन का ज्यादा बेस केरला में है। वैसे तो पैन इंडिया है प्रेजेंस, लेकिन केरला में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। केरला केरला को इंडिया की स्पाइस कैपिटल भी बोला जाता है। स्पाइसेस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, और रबर और स्पाइसेस प्रोडक्शन में केरला इंडिया में नंबर 1 स्टेट है। डन। नेक्स्ट न्यूज है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वैसे। 16th फाइनेंस कमीशन को अप्रूव किया है कि 16th फाइनेंस कमीशन के हेड होंगे अरविंद पंघरिया। फाइनेंस कमीशन इंडिया में आर्टिकल 280 के अकॉर्डिंग बनता है। इसका मेन काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स कलेक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड अमंग द स्टेट्स। कि जो टैक्स कलेक्शन से जो पैसा मिला है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से हो या इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन से हो, तो उसका सेंटर और स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर अमंग द स्टेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फाइनेंस कमीशन बनाने की पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। वो 5 साल, हर 5 साल या उससे पहले भी अगर उसको लगे तो उससे पहले भी बना सकता है। जनरली इसका टाइम पीरियड होता है 5 साल। अभी जो करंट चल रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, उसके हेड हैं एनके सिंह। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था उसके हेड थे केसी नियोगी।
15th फाइनेंस कमीशन का टाइम पीरियड है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 से तक, और 16th फाइनेंस कमीशन रहेगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। कितना डिवैल्यूएशन होता है सेंटर टू स्टेट, कितने परसेंट डिवैल्यूएशन किया जाता है, कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? 41%। मतलब जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है, अगर टोटल टैक्स कलेक्शन 100 है तो 59 सेंटर के पास रहेगा और 41 जो है वो स्टेट्स के पास आएगा। ठीक है, तो 41% है डिस्ट्रीब्यूशन अभी स्टेट्स के पास। फिर वो 41% को स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि स्टेट का एरिया कितना बड़ा है, पॉपुलेशन कितना है, फॉरेस्ट कवर कितना है उस स्टेट में, वो स्टेट कितना टैक्स कलेक्ट कर पा रहा है। तो अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे उनको डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन बना था 1951 में। और इससे पहले ये नीति आयोग के वाइस चेयरमैन थे अरविंद पंघरिया। डन। नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है G77 से। G77 का मतलब है ग्रुप ऑफ 77। G77 कंट्रीज सभी डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं। It's a group of developing economies which represent themselves as one unit in United Nations General Assembly. United Nations General Assembly जिसमें 193 कंट्रीज हैं, वहाँ पे अपनी बात रखने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है। इनफॉर्मल ग्रुपिंग है ये G77। ये इनफॉर्मल ग्रुप है जिसमें 77 डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं जिनको अपनी बात रखने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अगर कोई बात रखनी होती है तो वो एक ग्रुप की तरह रखते हैं उस बात को। ठीक है, ताकि वो डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में रहे वो बात। तो G77, इंडिया G77 का मेंबर है। ठीक है, और अभी इसकी मीटिंग हुई है, 3rd मीटिंग हुई है G77 की कंपाला युगांडा में। यहाँ पे एक और मीटिंग भी हुई थी कुछ टाइम पहले, हमने पढ़ी थी। नैम समिट हुई थी यहाँ पे, नॉन अलायन मूवमेंट की समिट।
थीम इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। हाँ 2024 में युगांडा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, ठीक है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यहाँ पे सोमालिया, इथियोपिया, ऊपर इरिट्रिया और जिबूती, ठीक है। और ये लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया किसका सोर्स है? नाइल रिवर का, ठीक है। ये लेक तंगनिका है। लेक तंगनिका अफ्रीका की लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, और वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट नहीं लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट लेक है ये वर्ल्ड की, अफ्रीका की लार्जेस्ट। डीपेस्ट लिखवाया था किन डीपेस्ट लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट नहीं लिखवाया, लिखा होगा सेकंड लार्जेस्ट लेक। नहीं फर्स्ट डीपेस्ट वैसे लिखवाया होगा, ये सेकंड लार्जेस्ट लेक है वर्ल्ड की। लार्जेस्ट कर लो डीपेस्ट को हटा के वहां पे। क्योंकि चाइना को उसके अंदर मानते नहीं, चाइना एक्चुअल में ना बॉर्डर लाइन पे है। बाकी कंट्रीज तो कहते हैं कि वो डेवलप्ड है, ठीक है। चाइना अपने आप को बोलता है कि मैं डेवलपिंग हूं, ठीक है, इसलिए। डन। नेक्स्ट है इंडिया म्यांमार बॉर्डर्स टू बी प्रोटेक्टेड होम मिनिस्टर। तो हम इंडिया म्यांमार बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्या कैपिटल है म्यांमार की? नाइपेडू इज द कैपिटल ऑफ म्यांमार। म्यांमार इंडिया में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो स्टेट याद रखना, किन 4 स्टेट के साथ म्यांमार अपना बॉर्डर शेयर करता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर हम लेंथ वाइज देखें तो सबसे बड़ा बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश के साथ, सेकंड नंबर पे है मिजोरम, फिर मणिपुर और उसके बाद नागालैंड। ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है एज पर द लेंथ ऑफ द बॉर्डर दे आर शेयरिंग विद म्यांमार। NAYPAIDAW। अच्छा ये लास्ट वाला नहीं समझ में आ रहा था, डब्लू है। नेपाल, अभी म्यांमार में भी मिलिट्री कू चल रहा है, मतलब वहां पे मिलिट्री रूल है, स्ट्रेटोक्रेसी है एक तरह से, ठीक है। हम म्यांमार के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर। It's a project between India and Myanmar. कलादान मल्टीमोडल ट्रांजिट कॉरिडोर। कलादान रिवर का नाम है जो म्यांमार के अंदर है। प्रोजेक्ट क्या है? बेसिकली दैट वी आर फियरफुल ऑफ दैट चिकन नेक, कि इंडिया की अगर चिकन नेक जो है हम लोगों ने किया था, दूसरा नाम क्या था? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर से इंडिया का लिंक कट जाता है तो नॉर्थ ईस्टर्न से हमारा लिंक कट जाएगा। तो उस लिंक को हम लोग म्यांमार के थ्रू रिस्टैब्लिश करते हैं कि इंडिया में कैलकाटा पोर्ट,
से म्यांमार में एक पोर्ट है सितवे पोर्ट, कि कलकत्ता से सितवे पोर्ट को कनेक्ट किया गया है और सितवे पोर्ट से फिर कलादान रिवर से होते हुए कनेक्ट किया गया है मिजोरम को। ठीक है, तो ये एक मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया गया है इंडिया और म्यांमार के बीच में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है लिखने की, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि समझ में आए कि क्या है। ठीक है, सितवे पोर्ट है उनकी, हमारी कलकत्ता पोर्ट है। हमारी कलकत्ता पोर्ट को म्यांमार की सितवे पोर्ट से कनेक्ट किया गया है और फिर सितवे पोर्ट के थ्रू आगे कलादान रिवर से होते हुए मिजोरम को कनेक्ट किया गया है। और एक ऑपरेशन किया था हमने म्यांमार और के साथ मिलके, उसका नाम है ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन सनराइज जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इस एरिया में, मतलब इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको कर्व करने के लिए किया गया था, टू कर्व CURB द मिलिटेंट ग्रुप्स एट इंडिया म्यांमार बॉर्डर। और एक यहाँ पे मुस्लिम्स हैं, रोहिंग्या मुस्लिम्स, जिनका परसिक्यूशन किया गया था, जिसकी वजह से वो म्यांमार छोड़ के बांग्लादेश और इंडिया में घुस गए थे काफी साल, लाखों की संख्या में। ये दो तीन साल पहले की बात है। ठीक है, तो रोहिंग्या मुस्लिम पूछा जा सकता है कि ये कहाँ के का एथेनिक ग्रुप है, तो इट्स एथेनिक ग्रुप ऑफ म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया में आ गए। उसके बाद उनको एक आइलैंड है बांग्लादेश में, फासन चार आइलैंड, वहां पे उनको बसाया गया है अभी। ये बांग्लादेश का आइलैंड है, तो वहां पे उनको फिर रखा गया बाद में, जब UN ने इंटरवीन किया। एक UN का एक कन्वेंशन है रिफ्यूजीज को लेके। रिफ्यूजीज वो होते हैं जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में भाग जाते हैं ड्यू टू फियर ऑफ डेथ और किसी और तरह के थ्रेट की वजह से। तो उसका एक कन्वेंशन है यूनाइटेड नेशन का, UN कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज। इंडिया ने उसको साइन नहीं किया हुआ, स्टिल हम उसकी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। अगर किसी दूसरी कंट्री से रेफ्यूजीज आ जाते हैं तो हम उनको, मतलब इंडिया में उनके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। सेम सिचुएशन रेफ्यूजीज वाली सिचुएशन हुई थी 1971 के बांग्लादेश वॉर में, जब बहुत सारे रेफ्यूजीज, बंगाली रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए थे। इस वजह से इंडिया बांग्लादेश के बीच में, या इंडिया और बोल लीजिए कि ईस्ट पाकिस्तान के बीच में उस टाइम पे वॉर हुआ। ठीक है, तो वही रेफ्यूजी क्राइसिस अभी थी। तो ये रोहिंग्या मुस्लिम पूछा जाता है, तो ये एथेनिक ग्रुप है म्यांमार के। ऑपरेशन सनराइज इंडिया म्यांमार के बीच में मिलिटेंट एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए जो बॉर्डर है इंडिया म्यांमार का, उस पे, ठीक है, सितवे पोर्ट और इंडिया की कलकत्ता पोर्ट को कनेक्ट करके कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया गया है। ठीक है, और एक हम लोग एक हाईवे भी बना रहे हैं, इंडिया म्यांमार और थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बना रहे हैं। इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, इन तीनों कंट्रीज को हम रोड से कनेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया से म्यांमार होते हुए आप थाईलैंड जा सकते हो वाया रोड। तो रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो एक प्रोजेक्ट है इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो ये जितने भी डिफिकल्ट टेरेन होते हैं या डिफिकल्ट एरिया होते हैं, वहां पे रोड बनाने का काम करती है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। BRO
रोड कंस्ट्रक्ट करती है हिली और डिफिकल्ट एरियाज में, या फॉरेन कंट्रीज में भी इंडिया को अगर रोड बनाना है तो बीआरओ बनाती है। बीआरओ बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से अंडर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अदरवाइज रोड बनाने का काम किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का। इंडिया में एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो उसका काम है रोड बनाना, और उसके मिनिस्टर है नितिन गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रोड कंस्ट्रक्ट करती है हिली और डिफिकल्ट एरियाज में और फॉरेन कंट्रीज में। इंडिया के लिए बनते हैं वो रोड, ऑब्वियसली बात है। फॉरेन कंट्री में अगर हमें कोई रोड बनाना है जो जिसका कनेक्शन इंडिया से हो, तो उसको बीआरओ बनाती है। बीआरओ आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। नागपुर इंडिया का सेंट्रल पॉइंट है, इंडिया का सेंट्रल पॉइंट है नागपुर, और नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया। ऑरेंज सिटी, ऑरेंज के प्रोडक्शन में नंबर 1 है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं याद रखनी, वैसे बताया कि नागपुर के बारे में, ठीक है। ऐसे तो किस किस मिनिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब तो समझते होगे ना कि कहाँ से वो एमपी है, तो वो नागपुर से एमपी है। नागपुर मैंने इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पे एक तो वो इंडिया का सेंटर पॉइंट है, ठीक है, और मतलब साउथ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट टू वेस्ट में उसको सेंटर पॉइंट माना जाता है इंडिया का, नागपुर को, ठीक है। और दूसरा जो नागपुर को बोला जाता है ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, ऑरेंज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे।